वेलकम यू ऑल फॉर टुडेज डिस्कशन। आज हम थोड़ा सा टॉपिक मेरा अलग है, जो कि क्रिकेट टेस्ट मैच के बारे में हम डिस्कस करना चाहेंगे। क्रिकेट टेस्ट मैच हमारे देश में, इंडिया में बच्चा बच्चा और सभी के लिए लोकप्रिय होता है। ऐसा कोई पर्सन नहीं मिलेगा जो टेस्ट मैच या क्रिकेट मैच, वनडे T20 मैच नहीं देखता है। किसी न किसी रूप में वो पार्टिसिपेट करता है। मेरा बचपन भी स्टार्टिंग क्रिकेट का जुनून था, चाहे वॉच करना रहा हो या खेलना हो या एम्पायरिंग हो या टेस्ट कमेंट्री हो, सारी चीज़ों में मैंने पार्टिसिपेट किया। इसको जो वॉच करते हैं, 5-5 दिन वॉच करते हैं, एक दिन का वनडे हुआ तो पूरा दिन लोग वॉच करते हैं, उसकी वजह से उनका डिस्टर्ब भी होता है। क्योंकि जो मेंटल लेवल होता है बच्चों का या जो वॉच कर रहे होते हैं, वो जीत विक्ट्री या डिफीट से जुड़ा होता है। अगर जीत गया तो खुश बहुत हो जाएंगे, अगर हार गया तो दुखी हो जाएंगे, तो इससे भी नुकसान होता है। लेकिन हम इससे अलग हो ही नहीं सकते हैं। किसी भी एज में हो, चाहे बच्चे हो या जवान हो, टेस्ट मैच, वनडे मैच या T20 मैच जरूर देखते हैं या सुनते हैं कमेंट्री में। सबसे पहली बात यह है कि हम टेस्ट मैच अन्य मैचों से, अन्य जो गेम्स होते हैं उससे डिफरेंट क्यों होता है, ये मैं बताना चाहूंगा कि टेस्ट मैच जो क्रिकेट टेस्ट मैच होता है, चाहे वो 120 मैच हो या वनडे मैच हो, फॉर्मेट तीनों का अलग अलग है। लेकिन जब बैटिंग हो रही होती है तो केवल दो प्लेयर ही होते हैं। एक प्लेयर खेल रहा होता है और 11 प्लेयर उसके अगेंस्ट में ही होते हैं, जो कि मैच को डिफेंड कर रहे होते हैं। तो 11 प्लेयर के अगेंस्ट में वन प्लेयर खेलता है, तो उसकी सबसे बड़ी टेस्टिंग होती है जब 11 प्लेयर के अगेंस्ट में वन होगा। और यहाँ पर एक बात ये भी है कि अगर आपका साथी जो कि नॉन स्ट्राइकर इनमें होता है, अगर वो अच्छा नहीं खेल रहा हो तो 12 प्लेयर आपके अगेंस्ट हो जाते हैं। उसकी मिस्टेक से भी आप आउट हो सकते हैं। अगर वो अच्छे से रन नहीं बना रहा तो उसका भी प्रेशर आपको लेना पड़ेगा। तो इवन इसके बाद भी अंपायर की मिस्टेक, तो अगर एक उसको भी जोड़ ले तो 13 पर्सन हो गए जो आपके अगेंस्ट में होते हैं। अंपायर कितनी बार वो अच्छे बैट्समैन इंडिया के हों या फॉरेन के हों, अच्छी बैटिंग कर रहे होते हैं और वो अंपायर की मिस्टेक से आउट हो जाते हैं। कभी कभी ग्राउंड के अंपायर की मिस्टेक से आउट होते हैं, कभी कभी जो थर्ड अंपायर की मिस्टेक से आउट हो जाते हैं। अभी हाल ही में जो मैच हुआ था वानखेड़े मैच मुंबई में, उसमें इंडिया ऋषभ पंत काफी अच्छा खेले, तो छोटी सी माइनर मिस्टेक हुई अंपायर से, थर्ड अंपायर से मिस्टेक है या नहीं अभी भी ये प्रूव नहीं हो पाया ठीक से, लेकिन मिस्टेक ही उसको माना जाएगा। वो ठीक से नहीं देख पाए। ऋषभ पंत अच्छी सेट बैटिंग कर रहे थे, लग रहा था कि मैच जीता के मानेंगे। वो मैच इंडिया हार गई, उनके आउट होते ही पूरी टीम धराशायी हो गई। तो इस तरह की मिस्टेक अगर अंपायर करते हैं तो समझ लीजिए कि एक प्लेयर है और 13 लोग, 13% के अगेंस्ट में आप खेल रहे होते हैं। ये आपकी बहुत बड़ी टेस्टिंग हो रही होती है। और यहाँ पर सबसे बड़ी जो, अगर हम क्रिकेट मैच की बात करते हैं तो नंबर 1 बात आती है, जो इम्पोर्टेंस के रूप में आती है बैट्समैन की बैटिंग की। अगर बैटिंग के लिए ही लोग क्रिकेट मैच को देखते हैं, सुनते हैं, बैटिंग के नाम से जाना, तो बैटिंग को देखने लोग जाते हैं। तो सबसे बड़ी जो स्किल होती है, टेस्टिंग होती है, वो बैट्समैन की होती है। उसके बाद नंबर 2 आता है बॉलर की, क्योंकि बॉलर अगर बॉलिंग करेगा तभी बैट्समैन किसी भी तरीके से आउट होगा, या तो बोल्ड होगा या वो रन आउट होगा या कैच आउट होगा या कैसे भी आउट होगा, लेकिन वो बॉलर की वजह से ही आउट होता है। अगर बॉलिंग नहीं होगी तो मैच स्टार्ट ही नहीं होगा। तो नंबर 2 टेस्टिंग होती है बॉलर की। उसके बाद थर्ड टेस्टिंग होती है कैप्टन की। उनको डिसीजन लेना होता है किस तरीके से हम ग्राउंड सेटलिंग करें, ग्राउंड में कहाँ प्लेयर कहाँ होना चाहिए, किसको हम बॉलिंग अटैक पर लाएं, किस समय बॉलिंग अटैक, टर्निंग पॉइंट ये होते हैं, कहाँ पर प्लेसमेंट करना चाहिए, फील्ड प्लेसमेंट होना चाहिए अकॉर्डिंग टू बॉलर, किस तरह की बॉलिंग के लिए उसको निर्देश देना चाहिए। एवरीथिंग डिपेंड अपॉन दी कैप्टन। कैप्टन अगर ठीक से डिसीजन नहीं ले पाया तो हो सकता है जीता जीता या मैच भी हार जाए। उसके बाद होता है विकेट कीपर। विकेट कीपर बैट्स एंड बॉलर एंड कैप्टन के बीच में कम्युनिकेशन हो। विकेट कीपर हरदम बॉलर को गाइड करता है कि बॉलिंग कहाँ पर डालनी है, ये होती है। अगर बॉलर अगर अगर विकेट कीपर अगर अच्छा नहीं है, अगर मतलब कैच नहीं पकड़ पा रहा है, तो अच्छा खासा मैच हाथ से निकल सकता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है विकेट कीपर का। उसके बाद नंबर आता है फील्डर्स का। तो फील्डर्स की टेस्टिंग होती है। अगर फील्डर अच्छे से कैच उठा, उसको नहीं पकड़ पाया या रन को नहीं रोक पाया, तो भी मैच के जो रिजल्ट हो सकते हैं वो उसके रिजल्ट चेंज हो सकते हैं, इसका परिणाम अलग हो सकता है। अगर फील्डर्स की चुस्ती है, बहुत सारे कैच छोड़े जा रहे हैं, तो फिर मैच मुश्किल होता है बचा पाना। इसके बाद आता है जो कोच खेल नहीं रहा होता, लेकिन कोच की पूरी स्ट्रेटजी बैटिंग के समय या फील्डिंग के समय या पूरी स्ट्रेटजी कोच बनाता है कैप्टन के साथ टीम के, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है।
एम्पायर्स का भी टेस्टिंग होती है। अगर एम्पायर्स के गलत डिसीजन होंगे तो उसको भी लोग क्रिटिसाइज करते हैं। हो सकता है कि ज़्यादा गलत डिसीजन ले लिया जाए तो उसको अंपायरिंग से रिटायर कर दिया जाए। तो अंपायर की भी टेस्टिंग होती है। फिर अंपायर को ये देखना होता है कि बिल्कुल इम्पार्शियल रहे, किसी दबाव में ना आए। कभी कभी अंपायर दबाव में आ जाते हैं, फील्डर्स के दबाव में आते हैं, वो गलत आउट दे देते हैं। तो ये भी बहुत बड़ा रोल होता है अंपायर्स का। व्हाट टेस्टेड फॉर द बैट्समैन, जब टेस्टिंग बैट्समैन की होती है तो क्या टेस्ट करते हैं, क्या व्हाट इज टेस्टेड फॉर द बैट्समैन। तो नंबर वन, बैटिंग करने के समय कोई व्यक्ति आ रहा होता है, ओपनिंग कर रहा होता है, या जो विनिंग के लिए एक टारगेट चेज कर रहा होता है, जो गोल चेज कर रहा होता है, तो ये बहुत बड़ा टेस्टिंग होती है बैट्समैन की कि वो उसका कंसंट्रेशन लेवल कैसा है, उसका स्टेमिना कैसा है, कितनी देर तक बैटिंग कर सकता है, पैसेंस कितना है। पैसेंस इस मायने में जरूरी होता है कि स्टार्टिंग में बॉल बॉलर जो होते हैं बहुत ही हाई स्पीड से बहुत ही अच्छी बॉलिंग की जाती है। तो 5-6 ओवर बहुत ही मुश्किल ओवर होते हैं, तो उसमें आपको पैसेंस रखना है, किसी भी गलत शॉट को नहीं लगाना। आपसे दूर बॉल जा रही है तो उसको छोड़ देना है, मतलब ऑफ स्टंप से बाहर अगर जाती हुई बॉल को अगर आप छोड़ेंगे नहीं तो कैच हो जाएगा। तो ये पैसेंस रखना होता है। एंड बैटिंग स्किल ओवरऑल, एक्चुअली में बैटिंग स्किल, किस तरह के शॉट आप खेल सकते हैं, किस तरीके से बॉल को डिफेंड कर सकते हैं, किस बॉल को खेलना है, किस बॉल को छोड़ना है, एवरीथिंग डिपेंड अपॉन योर बैटिंग स्किल। और जो बैटिंग स्किल होती है ये एक्चुअल में प्रैक्टिस से आती है, बहुत लॉन्ग प्रैक्टिस एंड एक्सपीरियंस से आती है। कोई एकदम से बैटिंग स्किल नहीं बना पाएगा जब तक उसकी अच्छी प्रैक्टिस नहीं होगी। नंबर नेक्स्ट इज फियरलेसनेस। अगर आप डर रहे हैं बैटिंग करने के समय, फास्ट बॉलिंग हो रही है, चाहे 140 150 के बीच में बॉलिंग हो रही है, तो बहुत ही फास्ट बॉलिंग मानी जाती है। बॉल बाउंसर आ सकती है, ओवर पिच बॉल आ सकती है, आपकी बॉडी पर आ सकती है। तो इससे आप अगर डरेंगे, अगर आप बचा नहीं पा रहे अपने आप को, आप डरेंगे। सुनील गावस्कर की एग्जाम्पल जाओ तो उन्होंने दुनिया के सर्वश्रेष्ठ बॉलिंग अटैक को फेस किया, लेकिन कभी भी उन्होंने हेलमेट नहीं लगाया, उसके बाद भी उनके शरीर में कोई बाल लगी नहीं। तो ये जो उनकी स्किल थी, किस तरीके से अपने आप को डिफेंड करते थे। टू रिमेन कूल फ्रॉम दिस स्लेजिंग, नेक्स्ट इज टू रिमेन कूल फ्रॉम स्लेजिंग। क्योंकि जब अच्छी बैटिंग कर रहा होता है और फील्डर्स कैप्टन परेशान हो जाता है अपोजिट टीम का, तो वो आपको डिस्टर्ब करने के लिए स्लेजिंग तरह तरह के कमेंट, कुछ मजाकिया कमेंट, कुछ नेगेटिव कमेंट वो करेगा। जो भी क्रिकेट में इस तरह के कमेंट होते ही है, इसको बोलते हैं स्लेजिंग। तो स्लेजिंग की वजह से क्या होता है कि जो बैट्समैन के अंदर पैसेंस नहीं है तो वो इरिटेट हो जाएगा, हो सकता है गलत शॉट खेले। बॉलर अगर स्लेजिंग कर रहा है, बॉलर ने कोई कमेंट किया तो उसको पनिशमेंट करने के लिए गलत शॉट खेलेंगे, उसी में आउट जाएंगे। यही पर्पज होता है स्लेजिंग का, कि किस तरीके से हम कमेंट करके बैट्समैन को परेशान करके उसका कंसंट्रेशन लेवल कमजोर कर दे और वो गलत शॉट खेलने के लिए मजबूर करे और आउट कर दे। ये होता है, इससे ही बचना बहुत जरूरी होता है एक अच्छे बैट्समैन के लिए। हाउ टू प्ले फॉर द बैट्समैन, बैट्समैन को कैसे खेलना चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल इज टू फॉलो द लाइन ऑफ द बॉल। सबसे पहले बॉडी लाइन, आपकी बॉल जब आप बैटिंग कर रहे होते हैं तो बॉल की लाइन में जाके आपको बैटिंग करना होगा। अगर आपकी बॉडी बॉल की लाइन से दूर है तो फिर आप शॉट मारेंगे तो वो कैच हो सकता है। तो अगर बहुत दूर जाती हुई बॉलों को आपको छोड़ना बहुत जरूरी होता है टेस्ट मैच में। आजकल T20 का प्रचलन की वजह से उनके अंदर जो है हैबिट डेवलप हुई है, दूसरे तरह की स्किल आई है, उसकी वजह से पैसेंस बैट्समैन नहीं रख पाते हैं और दूर दूर जाके बॉल का पीछा करते हुए मारते हैं शॉट को और कैच हो जाते हैं गलत तरीके से। तो ये पैसेंस होना बहुत जरूरी होता है। डू नॉट फेल ट्रैप ऑफ द बॉलर्स इंटाइसिंग डिलीवरीज। कभी कभी जो बॉलर्स होते हैं, जब बैट्समैन आउट नहीं होता है, बहुत लंबे समय से टिका होता है, तो उसको लुभावनी डिलीवरी की जाती है। मतलब 60 पिच बॉल फेंका, सिक्सर मरवा दिया, तो बैट्समैन की जो कंसंट्रेशन, वो एक ऐसा बैट्समैन है जो सिक्स मारे, लेकिन सिक्सर मरवा दिया और अच्छी लूज बॉल फेंका, फिर उसके बाद उन्होंने फील्ड सेटिंग लगा दी वहां पर जहां पर आप छक्का मारने की कोशिश करेंगे। हो सकता है कि हर बार तो सिक्सर मार नहीं पाएंगे, 3-4 सिक्सर मारने के बाद भी अगर आउट जाते हैं तो लंबा स्कोर नहीं हो पाएगा। वही उनकी स्ट्रेटेजी होती है, किस तरीके से लुभावनी इंटाइसिंग डिलीवरी फेंकी जाए और बैट्समैन के कंसंट्रेशन को कमजोर करके उसको आउट किया जाए। तो इस तरह की डिलीवरी जो अच्छा बैट्समैन होता है उसको टच ही नहीं करेगा, भले ही आप सिक्स मारने वाले बाल हो, लेकिन वो टच नहीं करेगा। नेक्स्ट वन ये ऑलवेज सी फील्ड प्लेसमेंट टू मेक यू विक्टिम। मतलब आप जब भी बैटिंग कर रहे होंगे तो एक बार फील्ड प्लेसमेंट को जरूर देख लीजिए कि कहाँ पर आप शॉट मारना चाहते हैं, वहां पर कौन सा प्लेयर तैनात है, कहाँ पर गैप मिल रहा है। तो गैप को फाइंड करना बैट्समैन के लिए बहुत जरूरी होता है, उन गैप से ही खेलना जरूरी होता है। अगर आप गैप में नहीं खेल पा रहे हैं तो फिर गलत जगह शॉट मारेंगे और आपका रन भी नहीं मिलेगा। अगर फील्डर वहां पहले से ही तैनात है तो रन नहीं मिलेगा और रन आउट होने की संभावना भी बढ़ जाएगी। वाइल बैटिंग फॉर सेकेंड इनिंग, जब
मेन टेस्टिंग जो बैट्समैन की होती है जब एक सेट टारगेट को सेकेंड इनिंग में चेज करना होता है, क्योंकि टेस्ट मैच में 2 इनिंग्स होती हैं। तो जो फाइनल टीम तभी जीत, कोई विक्ट्री तभी होती है जब एक टीम जो गोल को चेज कर रही होती है। ये सबसे टफेस्ट पीरियड होता है, क्योंकि जो प्लेयर्स अपोजिट टीम के होते हैं वो अपने देश के लिए खेल रहे होते हैं और आप भी अपने देश के लिए खेल रहे होते हैं। आप केवल 2 खेल रहे होते हैं और वो होते हैं 11-11। वो लोग पूरी ताकत 100% डेडिकेशन लगा देंगे टेस्ट मैच में, और ऐसी डिलीवरीज, बॉलर ऐसी डिलीवरीज फेंकेगा जो कि आपने कभी होता देखा ही नहीं। उतनी अच्छी बॉल्स फेंकेगा, हाई स्पीड से बॉल फेंकेगा, टर्न लेते हुए बॉल फेंकेगा। तो वो सबसे टफेस्ट होता है। जैसे जैसे आप गोल के नजदीक पहुंच जाएंगे वैसे वैसे फील्डिंग का लेवल, बैटिंग बॉलिंग का लेवल, कैप्टेंसी का लेवल, एवरीथिंग अब ऑटोमेटिकली गो हाई। तो ये जो है उस समय बैटिंग करना बहुत ही टफ होता है। किस तरीके की पिच है ये मायने नहीं रखता। जिस समय आप टारगेट के पीछे पहुंच चुके होते हैं और जीत के करीब होते हैं, तो उसमें आखिरी के 10 रन भी अगर बचे हुए हैं तो उसमें भी पूरी टीम आउट हो सकती है, ऐसी बॉलिंग की जाती है। तो ये बहुत जरूरी होता है कि आपको 101%, मोर देन 100% आपका डेडिकेशन होना चाहिए। टेस्ट मैच को जब आप फाइनल इनिंग्स में चेंज कर रहे होते हैं, दैट इज ए मोस्ट इंपॉर्टेंट फेज ऑफ द क्रिकेट टेस्ट मैच। क्योंकि यहाँ पर जो बॉलिंग होती है, जो बैटिंग होती है, जो जो फील्डिंग होती है वो देखने लायक होती है। वो आपको किसी भी मैच में, किसी भी, चाहे वनडे फॉर्मेट हो या T20 फॉर्मेट हो या कोई अन्य गेम हो, जो रोमांच यहाँ पर आता है फिर जब टेस्ट मैच जीतने के करीब पहुंचती टीम और दूसरी टीम उसको डिफेंड कर रही होती है, जो इसमें कसमकस होती है, जो युद्ध होता है, ये वार होता है, माइंड गेम होता है बिटवीन बैट्समैन एंड फील्डर्स एंड कैप्टन्स। ये इतना हाई लेवल का होता है दैट विल क्रिएट सेंसेशन इन योर माइंड, मतलब कि एक रोमांच पैदा करता है। सब ग्रेट प्लेयर्स। अब हम आप बात करना चाहेंगे कि कुछ ऐसे प्लेयर्स के बारे में बात करूंगा जिन्होंने जो चेज करने में, एक सेट टारगेट को पीछा करने में बहुत ही अच्छे से, बहुत पैशन से करते थे। उनको ग्रेट बल्लेबाज भी कहा गया है, जो अच्छे गोल को पीछा आसानी से कर सकते थे। जैसे मैं नंबर 1 लेना चाहूंगा, वेस्ट इंडीज टीम बहुत माइटी टीम, बहुत ताकतवर टीम पूरी वर्ल्ड में मानी जाती है। इसकी जो क्यों मानी जाती है, इसकी जो बैट्समैन थे गॉर्डन ग्रीश एंड डेसमंड हैंस, ये ओपनिंग बैट्समैन थे और उसके बाद में विवियन रिचर्ड आते थे। तो ये इन्होंने बहुत बड़े बड़े टारगेट को पीछा किया और सक्सेसफुली पीछा किया। इनकी बैटिंग देखने लायक होती थी गॉर्डन ग्रीश एंड डेसमंड हैंस की। तो नंबर 1 मैं इनको रखूंगा। उसके बाद विवियन रिचर्ड्स 1 डाउन पर आते थे ये। तो ये बाकी का बचा हुआ पूछा काम, ये इन्होंने हरदम फियरलेस बैटिंग किया है। कभी भी डर के उन्होंने बैटिंग किया है नहीं, किसी भी पोजीशन में हो, चाहे वो वर्ल्ड कप खेलना हो या इनकी बैटिंग की स्किल बहुत अच्छी थी। इनके पास हर तरह के शॉट थे बैट्समैन, चाहे वो स्पिनर हो या फास्ट बॉलर हो, हर तरह की बॉलिंग को खेल लेते थे। नंबर 3 में रखूंगा वी.एस. लक्ष्मण। इन्होंने बहुत सारे अच्छे सिंगल हैंडेडली बहुत अच्छे टारगेट को चेज करते हुए, एक तो टारगेट कोलकाता में जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ किया था, जब इंडिया ने वो फॉलो वन खेलने के बाद भी ऑस्ट्रेलिया को हराया था ड्यू टू हिज बैटिंग विद राहुल द्रविड़। राहुल द्रविड़ भी बहुत अच्छे माने जाते हैं रन चेज करने में। मोहिंदर अमरनाथ, सुनील गावस्कर, जावेद मियांदाद, जहीर अब्बास फ्रॉम पाकिस्तान, ये सब इंजमामुल हक, ये सब पाकिस्तान के प्लेयर हैं। जावेद मियांदाद, जहीर अब्बास, इंजमामुल हक एंड सईद अनवर। तो ये जो है, और एक नाम मैं लेना चाहूँ, बेन स्टोक्स। अब कौन नहीं जानता, फाइनल वर्ल्ड कप का जो मैच हुआ था टेस्ट मैच का न्यूजीलैंड के खिलाफ, जो बैटिंग किया था वो तो वैसी बैटिंग टेस्ट मैच में तो कभी देखी ही नहीं गई जिस तरह की उन्होंने बैटिंग किया था बेन स्टोक्स ने, और न्यूजीलैंड को सिंगल हैंडेडली बैटिंग करके हरा दिया था फाइनल वर्ल्ड कप। न्यूजीलैंड जीत रहा था, एक्चुअली वो हार गया। जो रूट से बहुत ही मजे हुए बैट्समैन है इंग्लैंड के, जो बहुत अच्छे कई मैचों में उन्होंने अच्छे रन चेज करके मैच जिताया है। रोशन मानाव फ्रॉम लंका, अरविंद डिसिल्वा, अरविंद रणदुंगा, सनत जयसूर्या, ये लंका के प्लेयर हैं। बहुत अच्छे रन चेजर्स रहे हैं जब फाइनल बैटिंग के मामले में बहुत अच्छे स्कोर उन्होंने किए हैं। वीरेंद्र सहवाग का भी इंडिया से बहुत अच्छी बैटिंग करते थे। ये रन चेज करने में उन्होंने कभी डरे नहीं, उन्होंने काफी अच्छी पारियों में रन चेज किया है। महेंद्र सिंह धोनी फ्रॉम इंडिया। साउथ अफ्रीका से मैं एबी डिविलियर्स का नाम लेना चाहूँ। एबी डिविलियर्स ने ऑस्ट्रेलिया में जो 407 रन का पीछा करते हुए सक्सेसफुली रन को चेज किया था और ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया था उन्हीं की जमीन पर। जबकि 5 विकेट डाउन होने के बाद तब भी ये डबल सेंचुरी लगाए और ये ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बहुत बड़ी विकेट थे साउथ अफ्रीका की। इसमें एबी डिविलियर्स की जो बैटिंग थी वो देखने लायक बैटिंग थी। मैंने इसकी पूरी बैटिंग एबी डिविलियर्स की वॉच किया।
Kevin Peterson of the England and Matthew Hayden of Australia, Steve Smith of Australia still playing test match. स्टीव स्मिथ ऑस्ट्रेलिया की बहुत ही अच्छे टेस्ट मैच के बल्लेबाज माने जाते हैं। इन्होंने कई सक्सेसफुली रन चेज किया है जीत के लिए। केएल राहुल एंड ऋषभ पंत ये केएल राहुल ये बहुत अच्छे ऋषभ पंत ने अपने दम पर कई मैच, एक तो ऑस्ट्रेलिया के मैच जाने के बाद ऑस्ट्रेलिया में जो मैच हुआ था आखिरी गाबा का मैच हुआ था, इसमें ऑस्ट्रेलिया का के खिलाफ करीब 350 रन का चेज किया था। इसमें ऋषभ पंत की जो बैटिंग थी वैसी बैटिंग कभी कोई कर ही नहीं सकता है। जिस तरीके से उन्होंने जान जोखिम में डाल के हर तरह के शॉट, गिर के, लेट के, झुक के, हर तरह के शॉट उन्होंने मारे और अल्टीमेटली इंडिया जीता भी गया। इसमें इस मैच में तो और भी बैट्समैन थे, चेतेश्वर पुजारा, अजिंक्य रहाणे और वाशिंगटन सुंदर, उन लोगों ने बहुत ही अच्छी बैटिंग किया था। एक बेस बनाया था विक्ट्री के लिए, जो कि अजिंक्य रहाणे और चेतेश्वर पुजारा बहुत सारे चोट खाने के बाद शरीर में पट्टियां ही बनी हुई थी बहुत सारी, इसके बाद भी चेतेश्वर पुजारा डटे रहे और एक बड़ा बेस बना दिया जिसको उन्होंने ऋषभ पंत ने पूरा किया। कंप्लीटली विक्ट्री दिला के ही उन्होंने दम लिया, तो ये बहुत बड़ी विक्ट्री थी ऋषभ पंत की। और अभी हाल ही में बॉम्बे में वानखेड़े मैच में भी ऋषभ पंत बहुत अच्छी बैटिंग कर रहे थे। ऑलमोस्ट अगर 2-3 ओवर और टिक गए होते थे तो मैच को जिता के ही मानते। केएल राहुल अच्छे टेस्ट मैच के बल्लेबाज है, लेकिन बहुत अच्छी विक्ट्रीज दे नहीं पाए। एक इंग्लैंड के खिलाफ मैच चल रहा था, 350 से 400 रन बनाने थे और केएल राहुल बहुत अच्छे सेट हुए थे, लेकिन एक विकेट डाउन होने के बाद 70-80 रन पहले ही पूरी टीम आउट हो गई। तो वो अगर केएल राहुल जिता दिए होते तो ये भी महान बल्लेबाजों में शामिल हो जाते, लेकिन उसके बावजूद भी केएल राहुल इज पर्सन हु इज मेड फॉर द टेस्ट मैच ओनली। तेंदुलकर एंड विराट कोहली। तेंदुलकर ने कई सक्सेसफुली ऑस्ट्रेलिया में कई मैच जिताए हैं, लेकिन बहुत बड़े मैच जो अकेले दम पर जिता सकते थे, वो करीब करीब जीत की दहलीज तक पहुंच चुके थे, वहां पर अनफॉर्चुनेटली गलत टाइम पर आउट हुई थे। एक मैच शायद पूरे नागपुर में चल रहा था पाकिस्तान के खिलाफ, 350 के आसपास रन बनाए थे और 5 विकेट पर 325-26 रन बन चुके थे और तेंदुलकर 150 रन बनाने के बाद वो गलत शॉट खेल के आउट हो गए। उसका अफसोस तेंदुलकर को बहुत ज्यादा लंबे समय तक हुआ। आज भी अगर उसे पूछा है कि अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा जो सर्फिंग पॉइंट क्या था, तो वही मैच था, जिसमें इतनी अच्छी बैटिंग करने के बाद भी वो मैच जिता नहीं पाए। विराट कोहली ने भी बहुत सक्सेसफुली रन तो बहुत अच्छे बनाए, बहुत अच्छा चेज किया, लेकिन अल्टीमेटली ये भी मैच को अंतिम दौर तक नहीं ले जा पाए, जीत के अंतिम समय तक नहीं। कई बार ऐसे मैच हुए हैं जो बैटिंग वनडे में तो उन्होंने कई अच्छे गेम खेल जिताए, लेकिन टेस्ट मैच में अंतिम समय तक बैटिंग करके मैच जिता नहीं पाए। और इस तरीके से हमने कुछ बैट्समैन छूट भी गए होंगे जिनका नाम मैंने नहीं लिया है, लेकिन ऑलमोस्ट ग्रेट बैट्समैन जिनका नाम मैंने लिया है, तो वो जो है बैटिंग के जो क्रिकेट टेस्ट मैच के जो सेकेंड इनिंग में रन का चेज करते हुए उन्होंने मैच जिताया, ये इनका नाम बहुत अच्छे से लिया जाएगा। तो इसको जेंटलमैन गेम, क्रिकेट टेस्ट मैच को जेंटलमैन गेम भी बोलते हैं, क्योंकि ये इसमें हमें क्योंकि जो एंजॉयमेंट दर्शकों को, स्पेक्टेटर्स को जो एंजॉयमेंट मिलता है, वो ऐसा नहीं होता है कि एक टीम देती है, दोनों टीम मिलकर खेलती हैं और जो आप मैच को एंजॉय कर रहे होते हैं उसके लिए दोनों ही टीमें जिम्मेदार होती है। दोनों टीमों को उसका एप्रिसिएशन मिलना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम ये कोई युद्ध लड़ रहे हो और एक टीम हार गई दूसरी टीम जीत गई, ऐसा नहीं होता। आप एक गेम को एंजॉय कर रहे होते हैं, तो चाहे विपक्षी टीम हो चाहे अपनी टीम हो, अगर अच्छी बैटिंग करता है तो उसको सम्मान मिलना चाहिए और मिलता भी है। आप इंग्लैंड में मैच खेल रहे हो, ऑस्ट्रेलिया में मैच खेल रहे हो, न्यूजीलैंड में मैच खेल रहे हो, वेस्ट इंडीज में मैच खेलो, आप जब सेंचुरी मार के आते हैं तो पूरा स्टेडियम खड़ा हो जाता है, स्टैंडिंग ओवेशन देता है आपके सम्मान में, क्योंकि आपने उनको अपने ब्यूटीफुल गेम से एंजॉय किया है, उनका टाइम अच्छा बनाया है, तो वो जो है आपका सम्मान करेंगे। मैं एक एग्जांपल देना चाहूँ जेंटलमैन गेम का, पार्थिव पटेल का। टेंट ब्रिज में इनका जो टेस्ट डिबेट हुआ था, तो पहली पारी में तो नहीं बना, सेकेंड पारी में इंग्लैंड को जीतने के लिए जल्दी से आउट करना था इंडिया की टीम को, और ये पार्थिव पटेल ने 18-19 रन ही बनाए थे, लेकिन 60 वाले खेल के बनाए थे और उस टाइम को किल कर दिया। जो टाइम रिक्वायर्ड था इंग्लिश टीम को जल्दी से जो बचा हुआ रन बनाने के लिए, वो उन्होंने किल कर दिया और आउट ही नहीं हुए। पार्थिव पटेल की वजह से वो मैच इंग्लैंड ड्रा हो गया, वो मैच इंग्लैंड जीत नहीं पाया और सीरीज भी ड्रा हो गई। तो जब वो मैच समाप्त हो गया,
क्योंकि जब जो टारगेट इंडिया ने दिया था डिक्लेयर करने के बाद, वो इन्होंने कहा अब तो टाइम बचा नहीं तो बन नहीं पाएगा, तो मैच वहीं से ड्रा डिक्लेयर हो गया। और इंग्लैंड की पूरी टीम पार्थिव पटेल को पीछे पीछे आई स्टेडियम से बाहर पेवेलियन की तरफ, उनके सम्मान में कि सबसे यंग एज का वो पार्थिव पटेल था, 16-17 साल की एज थी, और उसके पीछे पीछे वो सम्मान के लिए पीछे पीछे उसको लीडर बना के पीछे पीछे, ये एक जेंटलमैन गेम होता है जो कि उन्होंने इसका जो है नमूना पेश किया। और एक रिसेंट मैच भी हुआ है जो बहुत ही फेमस मैच है, सभी को देखना चाहिए। वाच जो मैच की समरी होती है, ऑस्ट्रेलिया एंड वेस्ट इंडीज का मैच हुआ था, जिसमें समार जोसेफ की बहुत ही अच्छी बॉलिंग की वजह से ऑस्ट्रेलिया मैच को हार गया था। तो ये जो है उसमें मैं देख रहा था कि जब सवार जो से बॉलिंग कर रहे थे, फाइनल इनिंग में ऑस्ट्रेलिया को चेज करना था, बहुत अच्छे से चेज भी कर रहे थे, 213 रन का टारगेट मिला था। ओवरऑल पूरे टेस्ट मैच में वेस्ट इंडीज का पलड़ा भारी था, वो थोड़ा सा एज में थे, 21 थे, 19 की तुलना में 21 थे। और फाइनल जो गोल मिला था ऑस्ट्रेलिया को 213 रन का ही बनाया था, तो 213 की स्कोर ऑस्ट्रेलिया की बहुत छोटा स्कोर था, बिकॉज जो वेस्ट इंडीज की टीम थी बहुत कमजोर टीम मानी जा रही थी, सब यंग प्लेयर थे, उसमें अधिकांश यंग प्लेयर थे, कोई पुराने जमाने का कोई ऐसा प्लेयर नहीं था जो उसको हम अच्छा मानते हो। लेकिन जो है बॉलिंग का जो लेवल था समाज जोसेफ का और साथ में किमार रोच का, तो जब 102 प्लेयर दो हो गए उसके बाद बॉलिंग में लगा एकदम से टर्निंग पॉइंट आया और तो बेहतरीन बॉलिंग करना शुरू किया कि लगातार विकेट गिरते चले गए और 7 विकेट उन्होंने लिया। समार जोसेफ ने 7 विकेट लिया और ऑस्ट्रेलिया हार गई। इवन जो है स्टीव वॉग जो नॉन आउट थे, एक ओवर पहले भी सिक्सर मारा था, अगर उनको एक ओवर और मिल जाता तो हो सकता जिता भी सकते थे मैच को, क्योंकि 213 और 207 रन पर आउट हुए थे, 6 रन का 7 रन का डिफरेंस रह गया था। तो उसमें जोस हैजलवुड नॉन स्ट्राइकर में थे और वो पहले ही ओवर की पहली बॉल पर उन्होंने ऑफ स्टंप उड़ा दिया समार जोसेफ ने। और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वेस्ट इंडीज की एक बहुत बड़ी विक्ट्री थी, क्योंकि वेस्ट इंडीज की टीम कमजोर थी कंपेयर टू ऑस्ट्रेलिया, लेकिन 100% डेडिकेशन से उन लोगों ने फील्डिंग बॉलिंग किया। और जो बॉलिंग का जो लेवल था समार जोसेफ का, कोई भी दुनिया की टीम होती वो नहीं खेल पाती। जो मैं देख रहा था जिस तरह की डिलीवरीज आ रही थी, बॉलर को बैट्समैन को समझ में नहीं आ रहा था, 140 और 150 के बीच में सटीक लाइन लेंथ के साथ बॉलिंग कर रहे थे वो। और जिस तरह की डिलीवरीज में आउट हुए, वो किसी भी बैट्समैन के लिए खेलना ऑलमोस्ट नामुमकिन था। तो इस तरह की जो बॉलिंग अटैक्स होते हैं वो आपको टेस्ट मैच में ही देखने को मिलेंगे। उसी समार जोसेफ से कहा जाए कि वनडे में फेंकी ऐसी बॉल तुम नहीं फेंक पाए, क्योंकि वो सिचुएशन होती, वो मोमेंट्स होते हैं जब आप परफॉर्म करते हैं अपनी कंट्री के लिए, और जब जीत नजदीक होती है, एक छोटी सी गलती आपको हरा सकती है और एक छोटी सी अच्छाई आपको जिता सकती है। तो वहां पर एक जो कसमकस होती है बैटिंग और फील्डिंग एंड बॉलर के बीच में, वो देखने लायक होती है, वो चीज देखने को मिली। और जीतने के बाद इतना कमेंटेटिव बॉक्स में मैं देखा था एडम गिलक्रिस्ट जो ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज हैं, ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर, वो कमेंट्री बोल रहे थे वेस्ट इंडीज के, इतना एक्साइट हो गए जो साफ साफ लग रहा था वो खुश हुए हैं कि वो देखना चाह रहे हैं कि पुरानी जो एक वेस्ट इंडीज की एक माइट थी, एक ताकत थी, ग्लोरी थी, उसको रिस्टोर होते हुए देख रहे थे। वाह, वेस्ट इंडीज ने दोबारा से ऑस्ट्रेलिया को हराया और दोबारा से एक ताकतवर टीम बनकर उभर रही है। और ये माहौल था, ये जब जीत हुई तो मैच देखने लायक था। और मैं एग्जांपल देना चाहूंगा, इसका एक और एग्जांपल है 1983 में जब वर्ल्ड कप हारने के बाद इंडिया वेस्ट इंडीज आई थी, तो वेस्ट इंडीज एक जो एक माइट थी, एक पावर था, एक ग्लोरी थी, वो डेंट हो गया था उसमें, क्योंकि वर्ल्ड कप में इंडिया से हार गई थी। बदला लेने के लिए उन्होंने तुरंत वेस्ट इंडीज बोर्ड ने इंडिया की बोर्ड से तुरंत एक सीरीज लगवाई और 5 टेस्ट मैच और 5-6 वनडे रखवाए। तो सेकंड कानपुर वाला पहला मैच टेस्ट मैच तो इंडिया ने को बुरी तरीके से हराया, लेकिन सेकंड टेस्ट मैच में अहमदाबाद में हुआ था, इसमें इंडिया जीत सकती थी, इंडिया जीत सकती थी, क्योंकि टारगेट जो मिला था उसमें कपिल देव के साथ में एक बलविंदर सिंह संधू थे फास्ट बॉलर, उन्होंने अच्छी बॉलिंग करके प्रेशर बनाया था वेस्ट इंडीज के ऊपर और जीत के लिए इंडिया को फाइनल इनिंग में 275 रन ही बनाने थे। लेकिन बहुत अच्छी ओपनिंग के बाद भी गावस्कर और अंशुमन गायकवाड़ ओपनिंग कर रहे थे और 175 रन तक कोई विकेट आउट नहीं हुआ और लग रहा था कि बहुत ही आसानी से इंडिया जीत जाएगी। तो इंडिया के एक पत्रकार महोदय वेस्ट इंडीज के ड्रेसिंग जहां पर कमेंट्री हुई थी वहां पहुंच गए, तो उन्होंने कहा कि आपकी टीम तो हार रही है, आप लोग एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पर।
तो उन्होंने कहा कि हम एंजॉय इसलिए कर रहे हैं कि गावस्कर की बैटिंग को में एंजॉय करें। गावस्कर इतनी बेहतरीन बैटिंग कर रहा है जो कि नामुमकिन कोई भी बैट्समैन नहीं कर सकता है। तो अगर हमारी टीम इस तरह की बैटिंग से हार भी जाएगी तो मुझे खुशी होगी, बिकॉज गावस्कर इज बैटिंग वेरी वेल। और ये उन्होंने कहा कि अगर गावस्कर के विकेट गिरते ही टीम मैच हमारी झोली में होगा। 15 रन पहले भी अगर गावस्कर आउट हो गए तब भी हम मैच जीत जाएंगे। गावस्कर 121 रन बना के 175 रन के स्कोर पर जब आउट हो गए तो उसके बाद कोई बैट्समैन ज्यादा देर तक टिक नहीं पाया। इंडिया की पूरी टीम 250-55 में आउट हो गई 20-25 रन से, जो इंडिया हार गई। वो एक बहुत ही शॉकिंग मैच था, वो माहौल था, क्योंकि बैट्समैन के लिए बैटिंग करना, अदरवाइज अगर बैटिंग के लिए अनुकूल ही होता तो बाकी प्लेयर खेल चुके होते। गावस्कर के आउट होते पूरी टीम धराशायी हो गई। तो गावस्कर वाज वन ऑफ द बेस्ट बैट्समैन ऑफ हिज टाइम आफ्टर डॉन ब्रैडमैन। इनसे अच्छा बैट्समैन कोई हुआ ही नहीं है गावस्कर के बराबर। लेकिन गावस्कर बहुत अच्छे रन चेज नहीं कर पाए फाइनल इनिंग खेल। काफी ऐसे मैचेस रहे जो इंडिया को हार का सामना करना पड़ा। इन स्पाइट ऑफ हिज पर्सनल रिकॉर्ड्स गावस्कर बहुत अच्छे चेजर्स ले रहे हैं, लेकिन उन्होंने काफी मैच ड्रा जरूर कराए हैं। एंड एक सिडनी का टेस्ट मैच की बताऊं कि ये जो टीम स्पिरिट होती है, मैच खेलने की भावना, 1980 के आसपास की बात है, जब सिडनी का आखिरी मैच था टेस्ट मैच, और इंडिया को ऑस्ट्रेलिया को जीतने के लिए बनाने थे 121 रन बनाने थे। कपिल देव चोट लग गई थी, अस्पताल में भर्ती थे। अब कपिल देव को नहीं रहा गया, उन्होंने डॉक्टर से सलाह लिया, टीम मैनेजमेंट सलाह लिया कि मुझे भी खिलाया जाए, और उनकी इच्छा के बाद भी कपिल देव जो है अपना खेलने आए और पूरी टीम को करसन घावरी के साथ मिलकर 5-5 विकेट लिया था। पूरी टीम को 82 रन पर ऑल आउट कर दिया और इस तरीके से इंडिया टेस्ट में भी जीत गया। और उस समय अभी ऑस्ट्रेलिया की टीम बहुत ताकतवर टीम थी वर्ल्ड की। तो ये एक टीम स्पिरिट थी, मतलब देश के प्रति डेडिकेशन था, जो कपिल देव चोट लगने के बावजूद भी जो है खेले और मैच जिता दिया। तो जो लोग कहते हैं कि जो जैसे कोई टीम हार जाती है, अपनी इंडिया की टीम हार जाती है, अभी सोशल मीडिया में ये हुआ कि ये जो विलेन है, ये जो है हार के लिए जिम्मेदारी को निकाल दो। उनको ये मालूम ही नहीं होता है कि प्लेयर्स के अंदर जो डेडिकेशन होता है, कमिटमेंट होता है और पैट्रियटिज्म कंट्री के लिए होती है, वो और दर्शकों के मन में हो ही नहीं सकती है। जो वो खेल रहे होते हैं देश के लिए खेल रहे होते हैं। आउट क्यों हुए, कैसे हुए, कभी कभी बाई अनलक, जैसे विराट कोहली दूसरी पारी में आउट हुए तो वो अनलकी आउट हुए, तो पहली पारी में रन आउट हुए तो वो भी अनलकी आउट हुए, जिसमें कोई गलती नहीं थी। ये चीजें एक नेचुरल होती है कि कभी कभी रन आउट हो गया, कभी कभी बॉलर फील्डर इतना क्विक नहीं होता है, अब वो कभी कभी थ्रो फेंका लेकिन लगा नहीं, अब वो उनका रन आउट होना था तो हो गए। अब उसमें दोषी ठहराना कि गलत खेल के आउट हुए, दोषी है, कल्पित है, ये चीजें दर्शकों के द्वारा या सोशल मीडिया के द्वारा ये सब गलत होता है। हाँ, एक चीज जो जरूरी होता है कि अगर आप टेस्ट के लिए मैच खेल रहे हैं, ये T20 से दूर रहना पड़ेगा आपको। एक स्पेशल बैटिंग टीम होनी चाहिए जो टेस्ट मैच के लिए होनी चाहिए। बहुत सारी टीम है, जैसे इंग्लैंड की टीम है, ऑस्ट्रेलिया की टीम है, वेस्ट इंडीज की टीम है, न्यूजीलैंड टीम है, जिन लोगों ने अपना टेस्ट मैच की अलग कर रखा है। T20 फॉर्मेट खेलने वाला बैट्समैन को अगर टेस्ट मैच खिलाओगे तो उसके अंदर पैसेंस ही नहीं होगा। इंडिया के साथ यही प्रॉब्लम है। जो प्लेयर्स हैं टेस्ट मैच भी खेलना चाहते हैं और वनडे मैच भी खेलना चाहते हैं, T20 खेलना चाहते हैं, इसी वजह से इनके अंदर पैसेंस नहीं रहा। बैटिंग स्किल उनके अंदर, वो बॉल को काफी देर तक वेट ही नहीं कर पाएंगे, उनके अंदर मारने की टेंडेंसी रहती है वनडे T20 मैच की तरह। तो इस वजह से अगर आपको टेस्ट मैच खेलना है तो डोमेस्टिक रणजी ट्रॉफी, जो डोमेस्टिक मैच होते हैं 4 डेज के, 3 डेज के, उन टूर्नामेंट में अगर पार्टिसिपेट करेंगे तभी आप टेस्ट मैच का जो स्टेमिना, जो स्किल लेवल होता है वो हासिल कर पाएंगे। ये दैट इज ए मैटर ऑफ दी एवर क्रिकेटिंग बोर्ड, जो कि क्या उनके प्रायोरिटी में है, वो टेस्ट मैच को प्रायोरिटी देना चाहते हैं या वनडे को या T20 को। लेकिन अगर हमने टेस्ट मैच को गंवा दिया तो क्रिकेट का जो गौरव होता है, जो क्रिकेट मैच की जो ग्लोरी होती है वो अपने आप गायब हो जाएगी। कोई फिर उसके बाद वनडे में देखेगा, T20 भी नहीं देखेगा। एक मैं और एग्जांपल देना चाहूंगा, जो जो क्रिकेट में जो जेंटलमैन गेम की या जो टीम भावना होती है, जो रिस्पेक्ट होता है, मैथ्यू हेडन एक बार अपने डॉन ब्रैडमैन का रिकॉर्ड तोड़ने के करीब पहुंच गए और वो जानबूझ के आउट हो गए। वो चाहते ही नहीं थे कि डॉन ब्रैडमैन का रिकॉर्ड कोई ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन तोड़े और डॉन ब्रैडमैन को भूल जाए, क्योंकि जिन कंडीशंस में डॉन ब्रैडमैन ने को 100 इनिंग 99 इनिंग्स खेलने के बाद भी वो जो स्कोर बनाया था, जो सेंचुरी बनाई थी, वो उन कंडीशंस में कोई नहीं बना सकता इस आज के जमाने में। वो एक अलग क्लास के बैट्समैन थे, इसलिए उनको क्रिकेट बैटिंग का गॉड बोला जाता है। और ब्रियान लारा की 400 रन के जो बनाए थे
टेस्ट मैच में ये भी एक बहुत बड़ी इनिंग मानी जाती है, क्योंकि 400 रन बनाना एक शो करता है कितना आपके अंदर स्टेमिना है, डेडिकेशन है, कंसंट्रेशन है, वो भी इंग्लैंड के खिलाफ। भले ही पिच बैटिंग के लिए अनुकूल हो, बैट्समैन का साथ दे, लेकिन 400 रन बनाना, मोर देन 400 रन बनाना एक बहुत बड़ी बात थी। वो आज भी एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है, अभी तो टूटा नहीं है। तो मैंने जो केस स्टडी ने लिया रिसेंट वानखेड़े मैच को बता चुका हूँ इंडिया क्यों हार गई, क्योंकि हमारे ज्यादातर प्लेयर थे वो जल्दी से मैच को जीतना चाहते थे। 147 रन का पीछा करते हुए जहां 2.5 दिन बचे हों और मैच को हार जाना, इससे बड़ा और कोई अपराध तो मैं नहीं समझ सकता हूँ। हो सकता है बैटिंग के थ्रू इंडिया ऑस्ट्रेलिया का मैच जो गाबा में हुआ था, जिसमें ऋषभ पंत की एक मार्वेलस बैटिंग थी, जिस तरीके से जान जोखिम में डाल के जिस तरीके से उन्होंने बैटिंग किया तो वो अपने आप में काबिल तारीफ था। उस तरह की बैटिंग आसानी से देखने को नहीं मिलती है। वैसा बैटिंग परफॉर्मेंस मैंने इन कंडीशंस में जहां पर बॉलिंग जो फायरिंग कर रही हो टीम और बॉडी लाइन बॉलिंग कर रही हो, यहाँ पर जान का भी खतरा हो, वहां पर ऐसी बैटिंग किया था ऋषभ पंत ने और मैच को जिताया था। तो ये मैंने 3 केस स्टडी लिया है। मैं ये भी जानना चाहूंगा कि जो सोशल मीडिया, जो चाहता हूँ सोशल मीडिया इस तरह के जो कमेंट करती है, मैच जीतने पर तो बहुत ज्यादा प्रशंसा की पुल बांध देगी, लेकिन हारने के बाद विलन बनाती है। तो ये आप सोचिए कि आप वहां पर जब खेल रहे होंगे इतने प्रेशर में तो क्या कंडीशन होंगे। लेकिन जो प्रॉब्लम्स आ रही है टेस्ट मैच में इंडिया में बैट्समैन के सामने, एक से एक महान बैट्समैन विराट कोहली, रोहित शर्मा, विराट कोहली और भी मैच है, तो जो टेस्ट मैच खेलने का इनके अंदर स्टेमिना नहीं है। विराट कोहली तो प्योरली टेस्ट मैच एंड वनडे मैच के लिए है, लेकिन हम उनको T20 मैच का प्लेयर ही नहीं मानता हूँ। जैसे ही रोहित शर्मा टेस्ट मैच के लिए तो नहीं बने हैं, अब टेस्ट मैच खेल रहे हैं बात अलग है। इनका जो टेम्पर है, मैच खेलने का तरीका है, वो टेस्ट मैच के लायक है ही नहीं। टेस्ट मैच जैसे खेले जाते थे अपने यहाँ, जैसे VVS लक्ष्मण, राहुल द्रविड़, KL राहुल, ये भी टेस्ट मैच के लिए बढ़िया बैट्समैन थे, हैं भी। तो ये क्रिकेट बोर्ड को हमारे सोचना चाहिए कि हम किसको प्रायोरिटी दें। So that is today's discussion. I think good for all those who love cricket match and those who want to make career in cricket. They can also get benefits from this discussion. This is a way. मैं और बताना चाहूँगा कि 1983 का जो वृत्तांत है कि 1983 में सबसे पहले जब कपिल देव कैप्टेंसी में इंडिया की टीम वेस्ट इंडीज गई थी 1983 में, तो आखिरी मैच वनडे मैच में इंडिया ने 289 रन बना के टारगेट दिया था वेस्ट इंडीज को, जो कि वो नहीं बना पाए, जो कि 55-56 बना के आउट हो गए थे। उसके बाद तुरंत वर्ल्ड कप मैच खेलना था इंग्लैंड में, तो वो वहां सीधे फ्लाइट पकड़ के इंग्लैंड पहुंच गई इंडिया की टीम। और पहला मैच ही दोबारा जो पहला लीग मैच हुआ था वो भी वेस्ट इंडीज के साथ ही हुआ था। तो उस मैच में भी पहले मैच में इंडिया ने ऑलमोस्ट 289 रन ही बनाए थे और वेस्ट इंडीज को 289 रन बनाने थे, और उनकी टीम 9 विकेट हो गया था, 174-75 रन पर 9 विकेट हो गया था, और आखिरी विकेट 255 रन तक ले गया था खींच के। लग रहा था कि इंडिया मैच हार जाएगी, लेकिन मदन लाल का जो थ्रो था बाउंड्री लाइन से सीधे स्टंप पर आग लगा और वो उसमें एंडी रॉबर्ट्स खेल रहा था, वो आउट हो गया और पूरी टीम हार गई। तो पहला मैच भी इंडिया ने जीत लिया, वर्ल्ड कप का मैच। तो लगातार वेस्ट इंडीज को हराने वाली ऐसी इंडिया टीम पहली टीम बन गई थी जो इसी वेस्ट इंडीज की टीम को लगातार 2 वनडे में, इससे पहले दुनिया की किसी टीम ने वेस्ट इंडीज को लगातार 2 मैचों में हराया ही नहीं था वनडे मैच में। तो ये क्वेश्चन 1990 में IAS के प्रीलिम एग्जाम में पूछा गया था, ऐसी कौन सी टीम थी 1983 में के पहले जिसने वेस्ट इंडीज को लगातार 2 मैचों में हराया हो। तो वो क्वेश्चन अधिकांश लोगों का गलत हुआ था। मैंने इसको वॉच किया था, मैंने खुद देखा था, तो मुझे मालूम था वो टीम इंडिया थी। तो हम बहुत कुछ क्रिकेट टेस्ट मैच से सीख सकते हैं अगर हम टेस्ट मैच को प्रायोरिटी देते हैं। टेस्ट मैच में किस तरह की बैटिंग करनी होती है, जो डेडिकेशन से ओपनिंग बैट्समैन बैटिंग करता है वो एक काबिल तारीफ होता है। उतनी अगर मेहनत कोई अगर कम्पिटिटिव एग्जाम में कोई कर ले, उस कंसंट्रेशन, उस डेडिकेशन से, उस स्टेमिना से कर ले, तो वो कम्पिटिटिव एग्जाम भी क्वालिफाई कर सकता है। वो कोई भी एग्जाम हो, चाहे सिविल सर्विस, एडवांस, JEE में हो, कोई भी एग्जाम वो कर सकता है। जो लेवल ऑफ कंसंट्रेशन, डेडिकेशन एंड पैशंस एंड मेहनत चाहिए होती है एक टेस्ट बैट्समैन बनने के लिए। थैंक यू वेरी मच फॉर being with you in my discussion.